अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी को मालूम है कि ग्रैंड न्यूज़ अपने कार्यक्रम रूबरू के माध्यम से एक ऐसे शख्सियत को आपसे मिलवाता है, एक ऐसी महिला से आपकी मुलाकात करवाता है जो किसी न किसी रूप में अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है और काफ़ी लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उन्हें ज़्यादा परिचय मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि आप उनको उन चेहरे से और उनके नाम से ही आप उन्हें पहचान लेंगे। तो आज हमारे कार्यक्रम में रूबरू में आज ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो खास कार्यक्रम है उसमें हमारे साथ मौजूद हैं एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि सर्वेश्वर भूरे। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आपको हमारे ग्रैंड परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहूँगी मैडम कि आपने जो डॉक्टरी की पढ़ाई की है उसमें मतलब कैसे आपको लगा कि मुझे ये पढ़ाई करना है और कितनी कठिनाइयाँ उस वक्त आपको आई? कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे कठिन लगा जिसे पढ़ने में आपको ज़्यादा परेशानी हुई हो? मेरे घर में परिवार में काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे मेरी मामी है, मेरी बुआ है। तो जब मैंने बुआ को एडमिशन मिला MBBS को तब मैं सिर्फ 10-12 साल की थी और उनको देख के मैं बहुत प्रेरित हुई। मैंने उनके यहाँ मैं जाती थी जहाँ पे वो MBBS कर रही थी या बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, स्त्री रोग तज्ञ है। तो उनके यहाँ जाके मैं काम उनका देखती थी, वो देख के मैं बहुत प्रेरित हुई थी। तभी मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। वैसे मैं इस बारे में खुशनसीब हूँ कि हमारे घर में कभी भी लड़का या लड़के से भेदभाव नहीं किया गया। मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने पूरी आज़ादी दी थी कि आपको कौन से करियर ऑप्शन आपको जाना है, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको आर्ट्स में डांस में जाना है या आपको पढ़ाई में अव्वल आना है। तो ये चॉइस पूरी मेरे ऊपर निर्भर था। और इसके लिए जिस क्षेत्र में आप जाओ वहाँ पे आपको अच्छा करना है मेहनत से, बस इतनी सीख हमें माता पिता ने दी थी। तो मैं भरतनाट्यम डांसर भी हूँ, मैंने 5 साल का कोर्स भी किया हुआ है। मैं वॉलीबॉल भी खेलती थी इंटर स्टेट मैचेस और मुझे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था। लेकिन ये मेरा खुद का डिसीजन था जो कि मैं बचपन से देखती आई बुआ को मुझे डॉक्टर बनना है। इसीलिए फिर जब 12th के बाद मुझे एंट्रेंस में अच्छे नंबर आए महाराष्ट्र मेडिकल एंट्रेंस में, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन हो गया। मैम, जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, जब आपका सिलेक्शन हुआ, उस वक्त कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई? और कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो आपको कैसा मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगा, किसमें परेशानी भी आई? और MBBS में वैसे तो 28 सब्जेक्ट है जिनको 4.5 साल में पढ़ाया जाता है। तो जो कि ये मेरा एकदम फेवरेट ये था, तो मुझे किसी सब्जेक्ट में परेशानी नहीं हुई क्योंकि वो मन से पढ़ाया जाता है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, मन हो आपका, तो कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगती। तो सारे 28 सब्जेक्ट मेरे फेवरेट थे। उसमें सबसे ज़्यादा जो फेवरेट था वो था एनेस्थीसिया का सब्जेक्ट, जो मुझे हमेशा उसके बारे में ये लगता था कि एक छोटी सी दवाई चाहे 1 ml हो या 2 ml हो, वो दे के हम पूरा पेशेंट को उसके सारे जो वाइटल्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में मैं हमेशा मेरा ध्यान खींचा और जिसकी वजह से मैं बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने एनेस्थीसिया में किया। जैसे अभी एक दौर चला था कोविड का, बहुत ख़तरनाक दौर था, उस समय भी आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। उस समय ऐसा कोई काम जो आप कर रही हो और वो आपको बिल्कुल ऐसा कोई वाक़या जो आपके मन में बैठा हो और आपको ऐसा लगा हो कि इस केस को हम कैसे संभालें, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो? जब आप कोविड-19 के पेशेंट को आप लगातार आप उनको नज़र में रखी हुई थी, उस दौरान कोई वाक़या ऐसा आपके साथ हुआ? कोविड होम आइसोलेशन की शुरुआत हमारे ज़िले में सितंबर 2020 से हुई। उससे पहले तो हर जो कोई कोविड पॉजिटिव रहता था उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता था, लेकिन जैसे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते गए हैं उसके हिसाब से फिर होम आइसोलेशन का मॉडल पहले हमारे ज़िले में अपनाया गया और उसके बाद उसको गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई। तो अभी इसे लेके 5 सितंबर 2020 से लेके आज की डेट तक जिले में करीब 1 लाख लोग कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिन्होंने होम आइसोलेशन की सुविधा का लाभ उठाया। इसमें स्पेशली सेकेंड वेव में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
जो कि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। डेली एक समय में हमारे पास एक वक्त में 3 से 4 हज़ार पेशेंट एक वक्त थे एक्टिव पेशेंट होम आइसोलेशन में। तो बहुत बार ये देखने को मिला कि लोग भरोसा नहीं कर रहे थे डॉक्टर्स। अगर हम उनको सलाह देते थे कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, 94 से नीचे जा रहा है, आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल लोग भरोसा नहीं करते थे। कुछ लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते थे, हमारी बात मानते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं करते थे। वो जैसे हमारी एम्बुलेंस उनके घर के सामने खड़ी रहती थी 2-2, 3-3 घंटे तक उनको कन्विंस करने के लिए कि प्लीज़ पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कीजिए। तो उस चीज़ में हमें ये बहुत ऐसे महसूस करते थे कि हम नहीं कर पा रहे उनकी मदद, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स भी ऐसे थे कि आप किसी को ज़बरदस्ती भर्ती नहीं कर सकते हो, पेशेंट की कंसेंट ज़रूरी है। तो उस वक्त मुझे बहुत ही दुख हुआ कि ऐसे भी कई जाने बच सकती थी अगर वो समय पे बात मान के हॉस्पिटलाइज हो जाते थे। तो वो दुख लगता है। जी, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार पद पर हैं और सर भी जो हैं आपके हस्बैंड जो हैं वो भी एक प्रशासनिक पद में पूरे ज़िले की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। तो ये दोनों को कैसे आप कोऑपरेट करती हैं, घर परिवार में किस तरह से दोनों का तालमेल रहता है? अच्छा, थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगी इसके लिए। सर भी डॉक्टर है, मैं और सर्वेश हम दोनों MBBS के बैचमेट्स हैं, हमारी लव मैरिज। तो तभी से सेकंड ईयर MBBS से हम साथ हैं। हम दोनों एक दूसरे की जो क्षमता है, जो गोल्स है, दूसरे की जो इच्छा है और जो सपने हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसी की वजह से जब मैं बिजी रहती हूँ या पूरा मेरा ऑपरेशन में पहले, इससे पहले जहाँ पोस्टिंग हुई वहाँ पे मैंने एनेस्थीसिया का ही जॉब किया है। पहली बार जिले में कोविड होम आइसोलेशन का ये नया चार्ज में। तो हमेशा चाहे मेरी इमरजेंसी रहे, मैं अगर रात में भी जा रही हूँ, रात के 2 बजे इमरजेंसी सिजेरियन के लिए जा रही हूँ, तो कभी भी उन्होंने इसमें मुझे परेशान नहीं किया। उन्होंने बच्चों की भी जिम्मेदारी ली, 2 बच्चे हैं हमारे। तो वो अभी भी बच्चों का अगर एग्जाम चालू है तो एक बच्चे का पढ़ाई वो लेंगे, एक बच्चे का पढ़ाई नहीं लेंगे। तो ये जो तालमेल है घर में, ये तभी आता है जब आप घर में एक दूसरे को इक्वल मानते हो, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलते हो। घर में कोई भी ऊपर या कोई नीचे ये भावना नहीं है। और जो घर की बाकी की चीज़ें हैं, जो घर के बच्चों का ध्यान देना, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान देना, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना, ये हम दोनों मिलके करते हैं। जिससे हमें भी एक एज अ फैमिली एंजॉय करने का भी मौका मिल जाता है और हम अपने अपने काम पे भी अच्छे से फोकस कर पाते हैं। मतलब दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को बराबर अच्छी तरह से निभाते हैं। जिम्मेदारियों को निभाते हुए बच्चों को भी आप देखते हैं, घर भी देखते हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। और महिलाओं को लेकर के आपके मन में क्या है, क्योंकि सर भी एक प्रशासनिक पद पे है, तो कभी महिलाओं को लेकर के कुछ बात होती है कि उनको किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इस विषय में कभी सर से आपकी बात होती है? महिला दिवस के इस पे उपलक्ष्य में जितने भी अभी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें भी हम दोनों एक दूसरे से घर में डिस्कस करते हैं कि कौन सा मुद्दा है। काफ़ी काम की तो बातें होती है, घर में पर्सनल बातें तो होती है, काम की भी बातें काफ़ी होती है। तो उसमें अभी के माहौल कैसा है, अभी की क्या ज़रूरत है, बच्चों को किस तरीके से संस्कार, किस तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि महिला की हालत तभी सुधरेगी जब घर से ये शुरुआत होगी। घर से छोटी उम्र में ही जब बच्चों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाएगा, घर में ही जब भेदभाव नहीं किया जाएगा, घर के पेरेंट्स की या घर के बुजुर्गों की यह जिम्मेदारी है कि घर में ही उनको सिखाया जाए। तो ये सारे मुद्दों पे भी हमारा घर में डिस्कशन होता है और काफ़ी उनका गाइडेंस मिलता है मुझे। मतलब आपको सर पूरा सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट। और एक और मेरा थोड़ा सा पर्सनल सवाल है आपसे कि आप भी कामकाजी हैं, सर भी हैं, दोनों शाम को जब घर पर वक्त बिताते होंगे उस वक्त थोड़ी सी झुंझलाहट तो होती होगी, या काम को लेके या घर को लेके, उस वक्त उस टाइम को आप कैसे मैनेज करती हैं? जैसे थोड़ी सी खींच तो होती होगी तो उस टाइम को आप कैसे मैनेज करती हैं? अगर जिस पद पे अभी हम हैं उसमें भावनाओं को बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल तरीके से बहने देने की गुंजाइश नहीं है। वो जिस पद पर है या फिर मैं जिस पद पर हूँ, हमें ये बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। जो घर में जब हम आते हैं तो अगर कोई ऑफिस में कुछ दिक्कत हो गई हो, किसी से डांट पड़ी हो या आपने किसी को डांटा हो, तो वो झुंझलाहट आपको घर के बाहर रख के ही घर के अंदर आना है।
जी। अगर घर में भी आप आते हो और अगर आप एक दूसरे का मूड देखोगे कि आज इनका थोड़ा मूड खराब है, फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको शांति से बैठ के एक दूसरे से बात करनी कि आज का दिन आपका कैसा रहा। ये सबसे बड़ी और अच्छी शुरुआत है कि आपका दिन कैसा रहा, उससे आपको पता चलेगा कि आज ऑफिस में क्या हुआ है या प्रॉब्लम फील्ड में कुछ हुई है, तो उसके हिसाब से फिर आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, तो उससे झगड़ों की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाती है। जी, महिलाओं के लिए मैच्योरिटी दोनों में चाहिए। ये जब मैच्योरिटी दोनों में रहेगी हस्बैंड और वाइफ में, तभी एक स्मूथली रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। आप एक महिला है मैडम, महिलाओं को लेकर के किस तरह से कार्य करना चाहेंगी आप? महिलाओं के लिए जैसे अभी मेरा खुद का प्रोफेशन डॉक्टरी प्रोफेशन है, वो और घर गृहस्थी संभाल के मुझे जो बन पा रहा है, जैसे बहुत सी जगह अब लोग खुद बुलाते हैं भाषण देने के लिए या अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, तो फिलहाल तो मैं अवेयरनेस प्रोग्राम का जितना बन सके वो काम कर रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा फोकस यही रहेगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। जो हमारे यहाँ भारत में जो एक पुरुष सत्ता पद्धति का सालों से एक चलते आ रहा है, सिस्टम चलते आ रहा है, बस वो निकाल के हर महिला, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, चाहे वो पूरा अनपढ़ हो, लेकिन वो खुद को कैसे आत्मनिर्भर बना सकती है, उसको अपने पिता पे या अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो उसके लिए मैं काम करना चाहूँगी। बच्चों के साथ आप कैसे समय अपना बिताती हैं, किस वक्त उनको समय देती हैं बच्चों को? चूँकि 2 बच्चे हैं आपने बताया, कितने बड़े बच्चे हैं आपके और उनके साथ किस तरह से टाइम आप स्पेंड करती हैं? मेरा बड़ा बेटा अभी 10 साल का होगा और बेटी 6 साल की है। मैं एक मजाकिया ये बताना चाहूँगी, जब पहले पोस्टिंग थे हमारे बस्तर में, पेंड्रा में और कवर्धा में मैं अकेली एनेस्थेटिस्ट थी, मुंगेली में भी मैं अकेली एनेस्थेटिस्ट थी, तो काफ़ी सारे केसेस आते थे जो अकेले हैंडल करने पड़ते थे। तो अगर उस समय मेरा ये नहीं आया, स्टाफ नहीं आया, केयर टेकर नहीं आया बच्चों को देखने के लिए, या बच्चा जिद कर रहा है, स्पेशली बड़े बेटे का ही बताऊंगी, अगर जिद कर रहा है वो, तो मैं उसको साथ लेके ऑपरेशन थिएटर जाती थी। स्टाफ नहीं है तो ऑफकोर्स मुझे ही देखना है, तो बच्चों को ये आदत लग गई है कि वो मुझे देखते हैं काम करते हुए। वो एक कोने में कैप मास्क पहन के बैठे रहते थे, मैं अपना इमरजेंसी ऑपरेशन निपटाती थी। तो बच्चों को ये देखना ज़रूरी है कि हमारी माँ क्या काम कर रही है, उसका महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तभी बच्चों में भी वो मैच्योरिटी आ जाती है कि ये मेरी माँ ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है और मुझे उनको कोऑपरेट करना है। बहुत बार जैसे पढ़ाई का भी उनका रहेगा या एग्जाम्स रहेगी, वो मेरे साथ ओपीडी में भी आएंगे, एक कोने में बैठ के वो अपना एग्जाम पढ़ाई या बुक करते रहेंगे, तो उसी हिसाब से मैं उन पर ध्यान रख पाती थी। तो ये जो मैनेजमेंट है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं और मेरे जो और डॉक्टर सहेलियाँ हैं जो हॉस्पिटल भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, हम ये एक दूसरे से डिस्कस करके हम खुद की ज़िंदगी और कैसे बेहतर बना सकते हैं ये कोशिश करते रहते हैं। मैडम, कोविड के समय आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। होम आइसोलेशन सेंटर में आप 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहती थी। उस वक्त आपके मन में थोड़ा सा डर या कुछ पेशेंट को ले करके आपके मन में कुछ डर आया कि कहीं मैं भी पॉजिटिव हो गई, या इस टाइप की कोई विचार आपके मन में आए थे? कोविड ये ऐसी बीमारी है कि चाहे आप घर में रहो या बाहर रहो, वो तो होनी ही थी। जिस तरीके से वायरस की संक्रमण क्षमता थी, तो मैंने यही सोचा घर में रह के वैसे भी बीमार होने ही वाले हैं, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये समय में हम हमारे डॉक्टरी नॉलेज का और प्रशासनिक मदद का उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी नामुश्किल की चीज़ होती है, क्योंकि ये ऐसा समय था महामारी का, उसमें हर तरीके से हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जो आप बन पाए, जो मदद कर पाओ, वो ज़रूरी था, क्योंकि सब समाज एक दूसरे की मदद करेगा तभी इस महामारी से, चंगुल से बाहर निकलने में हम जल्दी उसमें सफल हो पाएंगे। तो इसीलिए ये डर तो बना रहता था हमेशा, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता है जिनको खुद को कोमॉर्बिडिटीज है, लेकिन हमने यही कोशिश की कि जितना हम साफ सफाई का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहे, खाना पीना अच्छा रहे, डेली एक्सरसाइज करते रहे, तो जितना बच सके उससे बचे। लेकिन काम करना तो कंटिन्यू है, क्योंकि वो ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेद को भी कोविड में शामिल किया गया था, तो ये एलोपैथी ज़्यादा ज़रूरी था या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उस वक्त काम कर रही थी?
कौन सी दवाई ज़्यादा ज़रूरती है ये तो मैं नहीं बता सकूंगी, क्योंकि ये सब बीमारी ही सबके लिए नहीं थी। सभी के लिए 100 सालों में एक बार ऐसी बीमारी आती, तो हम सब के लिए, हम सब डॉक्टर्स के लिए बड़ी चुनौती थी। तो उस वक्त जिस पैथी से, जिससे आपको कुछ भी सहूलियत मिले, जिससे आपको आराम पड़े, वो सभी चीज़ें अपने लिए ज़रूरी थी। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का देखा गया। जैसे हमारे जिलों में हमने अपने एलोपैथी दवाओं के साथ भी आयुर्वेदिक काढ़ा उसका भी वितरण किया, कुछ होम्योपैथी की टैबलेट्स भी बांटी गई। तो जिस तरीके से अपना उद्देश्य मूल ये था कि पेशेंट ठीक हो जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से। जी, एनेस्थीसिया जब आप देती हैं एक पेशेंट को, उस वक्त आपके मन में थोड़ी सी घबराहट होती, क्योंकि एनेस्थीसिया ऐसा इंजेक्शन है थोड़ी देर के लिए पेशेंट को अचेत करने के लिए, तो उस वक्त आपको कैसा लगता है जब आप पेशेंट को एनेस्थीसिया देती हैं? जब पेशेंट को एनेस्थीसिया देती हूँ तो हर बार प्रोसीजर शुरू करने से पहले बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए जी। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कौन से दवाई के लिए कैसे रिएक्ट करेगा हम नहीं बता सकते हैं, बट यही कोशिश रहती है कि अच्छे से हो जाए। और टचवुड अभी 12 साल से एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आई जी। आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर परिवार में बाहर निकलना महिलाओं को इजाज़त नहीं दी जाती है, और वो घर में ही रह के उनकी जो अंदर की प्रतिभा रहती है वो अंदर ही रह जाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो वो घर में ही रह करके अपने एक रोज़गार का साधन बना लें और अपने घर परिवार का साथ दे सके, उनकी भी कुछ अर्निंग हो सके। इस विषय को लेकर के आप हमारी महिलाओं से कुछ अपील कर दीजिए। आत्मनिर्भर होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर के बाहर ही जाओ, आप घर में ही रह के अपने कंफर्ट जोन में रह के भी अपनी जो क्षमता है, अपनी जो पसंद है, उसके हिसाब से आप करियर कर सकती हैं। अभी कोविड लॉकडाउन में हमने देखा 2 साल में बहुत से पुरुषों की नौकरियां चली गई, बहुत से स्त्रियों की नौकरियां चली गई। तो इन हालात में बहुत से स्त्रियां बैठ भी गई डिप्रेशन के मारे, लेकिन कुछ स्त्रियों ने इनको ओवरकम करते हुए अपना अच्छे से दिमाग चला के, आइडिया लगा के अपने नए स्टार्टअप खोले हैं। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हमें ये प्रेरित करती हैं कि कोई भी लिमिटेशन हो आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके दिल में जज्बा हो कि आपको एक आध चीज़ अचीव करनी है, आपको वो करनी है, तो ना संसाधनों की कमी खलती है, ना ही कोई मुश्किलें आ जाती है। दूसरी चीज़ ज़रूरी है कम्युनिकेशन। अगर फैमिली के जो बुज़ुर्ग हैं, फैमिली में आपके हस्बैंड या पार्टनर, आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करेगी। आपकी ज़रूरत है कि आपको आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी है। ये सिर्फ घर के खर्चे के लिए नहीं है, आपके खुद के सम्मान के लिए है, आपकी डिग्निटी के लिए है, और इसमें आपको पूरी फैमिली का सहयोग ज़रूरी है। ये अगर अच्छे से बात उनको कम्युनिकेट किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की। और बहुत सी आइडिया है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, या घर से छोटे छोटे कुछ अपने, अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो वो होम डिलीवरी ऑफ फूड्स, अगर आप कुछ चीज़ें अच्छे बनाते हो, आप आर्ट में आपको इंटरेस्ट है, तो ऐसे तो आप सोचिए आपको क्या पसंद है, और फिर आपको अपने आप आइडिया आती जाए कि आपको इस पर निर्भर कैसे बनना, आत्मनिर्भर कैसे बनना। तो ये थी हमारे साथ एनेस्थीसिया चिकित्सक डॉक्टर रश्मि सर्वेश्वर भूरे, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें अपने प्रोफेशन को लेके बताई, सर को लेकर के बताई, किस तरह से वो घर परिवार में मैनेज करती हैं और बाहर भी किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। रूबरू कार्यक्रम में के माध्यम से हम मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैडम धन्यवाद। और अगले बार रूबरू कार्यक्रम में हम आपको फिर ऐसी ही किसी एक महिला से मिलवाएंगे जो अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे है और लोगों के बीच में आकर के बिल्कुल निर्भीकता से काम कर रही है। नमस्कार।